हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 3 चैप्टर ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सरकार क्या होती है, सरकार के क्या काम होते हैं, सरकार किस किस स्तर पर काम करती है, लोकतंत्रीय सरकार क्या होती है, राजतंत्रीय सरकार क्या होती है। ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिटेल में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कीजिए। आगे आपको और भी बहुत सारी इसी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, सारी बुक्स की, सारे चैप्टर्स की मैं कंप्लीट स्टडी कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा? आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। अब यहाँ पर ये इन्होंने एक मैप दिया हुआ है वर्ल्ड का, जिसमें यहाँ पर हमारा भारत है और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली एक लड़की की स्टोरी के थ्रू यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करी है। चलिए हम उसको पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे कि भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैपबुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव। अब जैसे कि काले लोगों के साथ अलग तरीके का भेदभाव किया जाना, गोरे लोग अलग रहना, तो यही यहाँ पर बताया गया है। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थीं। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, गोरे लोग, अश्वेत, काले, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां होती थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं थी। उनके लिए रेल बसें अलग अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत ही नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था, सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस का सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाईं। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। 16 जून 1976 की ये घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजाति के लोगों को बराबर माने जाने लगा। अब इस कहानी में क्या बताया गया है, अगर हम मेनली डिस्कस करते हैं
तो एक लड़की है माया, वो अपनी माँ के साथ पुराने बक्से को देख रही है, तो उसने देखा है कि उसमें एक लड़के की तस्वीर है, हेक्टर पीटरसन की। तो वो किस लिए वो विरोध कर रहा था? अफ्रीकान सीखने के लिए उन पर जोर डाला जा रहा था, लेकिन वो उन्हें वो भाषा सीखनी नहीं थी। और वहाँ पर रंग भेद के हिसाब से बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था, जिसने विरोध करने पर लोगों को बड़ी रहमी से पीटा और उसमें गोलियां बरसाई, जिसमें से एक गोली हेक्टर को लग गई। चलिए, अब हम ये देखते हैं यहाँ पर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अश्वेत लोग किस किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। अब आपने जैसे भी ये पढ़ा, उनके अस्पताल अलग होते थे, अस्पताल अलग होते थे, रेलगाड़ी, बस, बस स्टैंड, ये सब भी अलग होते थे। उनके लिए जो ज़मीन दी जाती थी वो बहुत ही बंजर ज़मीन दी जाती थी, और जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी उनमें भी कोई खास सुविधाएं नहीं थी, और उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। वोट देने का भी अधिकार नहीं था। अस्पताल अलग होते थे, रेलगाड़ी, बस, बस स्टैंड, ये सब अलग होते थे। बंजर जमीन उनको दी जाती थी, गाड़ियों में कोई भी सुविधा नहीं थी, वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ये हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हेक्टर और उसके साथी जो विरोध कर रहे थे वो किसका? अफ्रीकन लैंग्वेज ना सीखने का वो विरोध कर रहे थे। यहाँ पर उनको अपनी कौन सी भाषा सीखनी थी? जुलू सीखना चाहते थे, जिसका वो विरोध कर रहे थे, उसी के खिलाफ वो संघर्ष कर रहे थे। क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल होना बहुत जरूरी है सभी के साथ व्यवहार। अगर आप लोगों को जाति के आधार पर या रंग के आधार पर अलग अलग करके उनके साथ भेदभाव करेंगे तो ये सही नहीं है। हर किसी को एक अपने बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। चलिए, आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। इसको देख लेते हैं। भागीदारी, इसमें पहला पॉइंट है भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। आपने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। लोकतांत्रिक सरकार वही होती है जहाँ पर लोग निर्णय लेते हैं, जो वोट देते हैं, और ये चुनाव हर 5 साल में होते हैं। हर किसी को वोट देने का एक अधिकार होता है, वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और वो लोग वोट देकर ही अपने किसी एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे। ये लोकतांत्रिक सरकार में होता है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, जो कि भारत में अवधि 5 वर्ष की होती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब अगर एक बार चुनाव हो जाए और एक ही बार हम सरकार को चुन लें और हमेशा वही बनी रहे, तो कुछ दिन तक तो वो लोगों के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन बाकी धीरे धीरे वो फिर अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। तो ये एक 5 साल का ही समय होता है जो लोग गवर्नमेंट को देते हैं कि इन 5 सालों में आप क्या क्या हमारे लिए काम कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है? फिर से चुनाव होते हैं। फिर से चुनाव होने के बाद लोग फिर से ये निर्णय लेते हैं कि इसी सरकार को वापस से लाना है या हम कोई और सरकार बना सकते हैं। तो ये जितने भी निर्णय होते हैं सब लोग लोकतांत्रिक सरकार में लोग लेते हैं। भागीदारी के अन्य तरीके, अब और क्या क्या तरीके हैं? चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके होते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब यहाँ पर भागीदारी के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कुछ ये इमेजेस दी हुई हैं। यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है? संपादक की नाम चिट्ठी, पोस्टरों पर लगे रोक लगे, कार्रवाई,
दीवार पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब कर देते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। और यहाँ पर कार्रवाई है। यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनके खाल पानी के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों को सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएगा। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। तो यहाँ पर ये इन्होंने पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगस्त, यहाँ पर जो ये बात हो रही है भागीदारी की हो रही है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं, उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैं अभी अगर आपको बताना चाहूँ या आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना चाहें तो फार्मर्स बिल आया था 2020 में, सबको याद होगा, वो तो इतनी बड़ी घटना है। तो फार्मर्स बिल में क्या होता है, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों की मदद के लिए 3 बिल पेश किए थे जो कि किसानों की आय को दुगनी रखने की मांग रखते थे, या इस तरीके का कुछ था। मैं कोई बिल यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उसमें लोगों ने अपनी बात को मनवाने के लिए कितना सारा प्रदर्शन किया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कितने सारे किसान थे जिन्होंने भाग लिया था, जिन्होंने ठंड में, गर्मी में हर तरीके से प्रदर्शन किया था। और बाद में गवर्नमेंट ने उन बिलों को वापस भी लिया, या उन्हें कार्रवाई करने के लिए या उन पे और ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए उनको रोक दिया। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जो लोग हैं उनके पास ये पावर होती है कि अगर वो चाहें तो अगर कोई चीज़ उन्हें गवर्नमेंट की नहीं समझ में आ रही है तो वो उसका विरोध कर सकते हैं। और विरोध करने के तरीके यहाँ पर उन्होंने लिखे ही हुए हैं कि आप धरने दे सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, आप हड़ताल कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये जो फार्मर्स बिल 2020 है, ये एक मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि यहाँ पर एक बिजली का किराया बढ़ा दिया था, वो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें अपनी लैंग्वेज में या कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो फार्मर्स बिल का दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ ये सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी बहुत जगह भेदभाव किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हैं। तो उनके लिए क्या आंदोलन ये लोग करते हैं, आदिवासी हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, महिलाएं हो गई। अगर देश के लोग सहज हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की किसी गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हमें एक क्षण रुककर पता करना चाहिए कि जुलूस किसके लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन है, वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे हमें ये समझने की मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी गली में, मोहल्ले में, किसी शहर में कहीं पे भी कोई जुलूस या इस तरीके का कुछ भी सीन देखते हैं कि हड़ताल हो रही, तो आपको क्षण भर रुककर ये पता करने की बहुत ज़रूरत है कि वो आखिर क्यों हो रहा है,
उससे उसका मतलब क्या है, उसमें जो भाग ले रहे हैं वो कौन लोग हैं, और उससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपना काम कर रही है। चलिए नेक्स्ट है विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। अब यहाँ पर समाधान की बात हो रही है। अब समाधान के लिए लोग ये समझते हैं कि अगर हम हिंसा का प्रयोग करेंगे तो ही दूसरे समूह को मतलब हम तभी दूसरे समूह को रोक पाएंगे जब हम किसी हिंसा का प्रदर्शन करेंगे या हम बल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों एवं और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा नहीं पाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद हो रहा है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करे, उसका समाधान करे, उसके तरीके ढूंढे कि अगर ये विवाद हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है या उसका समाधान के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, यहाँ पर किसका मेन रोल होता है? पुलिस का होता है। ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। यहाँ पर है माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे रोका जा सकता था? रोका जा सकता था अगर वहां पर भेदभाव की स्थिति नहीं होती या वो उन लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते, तो ऐसा रोका जा सकता था। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। चलिए आगे चलते हैं। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती हैं उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलोर शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी शोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले शोर पर। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है नदी का। उसके बाद आता है पॉइंट समानता एवं न्याय। ये यहाँ पर इन्होंने एक और दिया हुआ है। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची है? हाँ, बिल्कुल ठेस पहुंचती है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई इस तरीके का व्यवहार करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ही महसूस होगा। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था। छुआछूत की प्रथा क्या थी कि जितने भी गरीब लोग हैं या दलित हैं
उन लोगों को ना ही तो मंदिर जाने की इजाज़त थी, ना ही पढ़ाई की थी, ना ही उन्हें कोई स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध थीं, जितनी भी सुविधा होती हैं, उनसे उन्हें वंचित रखा जाता था। तो ये एक तरीके का भेदभाव ही था, जो उनके साथ किया जाता था। मेरा कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा था, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। इसके लिए इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया था। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरतों को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान भी किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने लड़के और लड़कियों के लिए बहुत सारे एक प्रावधान निकाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों में सबसे ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। लोग कितने ही एजुकेटेड हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ परसेंट लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। अब किसी के घर में बच्चे हैं, लड़के हैं तो वो प्रेफरेंस लड़के को देंगे, लड़की को नहीं देंगे। लड़के को प्रेफरेंस देंगे कि भाई तुम अपनी आगे की पढ़ाई कर लो, या उनके पास क्या गरीब होते हैं इतने कि उनके पास इतना ही पैसा होता है कि वो सिर्फ एक को ही पढ़ा सकते हैं, तो वो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, लड़का होती है। तो अब गवर्नमेंट ने इस बात को ही ध्यान में रखते हुए बहुत सारी लड़कियों को लेके स्कीम्स भी चलाई हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना है, बालिका समृद्धि योजना है, सीबीएसई उड़ान स्कीम है, या माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन दिया गया है, उसके लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनाई गई हैं जिनके द्वारा लड़कियां आजकल पढ़ाई से वंचित ना रह जाएं और उन्हें स्कूल आने का भी मौका मिले और अपनी पढ़ाई को वो जारी रख सकें। चलिए, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि कैसे मदद मिले। अब मदद इस वजह से मिलेगी कि जिनके घर में बच्चे हैं और वो लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनके पास लड़कों की ही फीस के लिए पैसे हैं, तो वो इस वजह से भी लड़कियों को पढ़ाना रोक दे देंगे, उनके पास पैसे नहीं है। अब अगर फीस को घटा दिया जाएगा तो लड़कियों को तो आराम से फ्री में पढ़ाई कर सकती हैं। तो ये उनकी एक हेल्प गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका आंसर आप अपनी समझ से देंगे कि आपने किसी को देखा है ऐसा, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है, उस आपने उसकी क्या हेल्प करी उस सिचुएशन में, या जो बात थी उसमें बाकी लोगों ने भी आपके साथ सहमत हुए या नहीं हुए। तो जो लोग भेदभाव कर रहे थे उनको आपने किस तरीके से समझाया, ये आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? अब दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? आप सोच सकते हैं कि जो पहले था उस टाइम पे वहां पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पर इतना भेदभाव किया जाता था, रंग भेद किया जाता, रंगों के आधार पर लोगों को उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। लेकिन आज की डेट में वहां पर क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है ये आपको पता है। तो आज उसका जीवन कैसा होगा वहां पर? बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका है वो अब एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है और अब वहाँ सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? अब किस किस तरीके की प्रक्रिया में, जैसे कि धरने पर बैठना, जुलूस निकालना, हड़ताल करना, हस्ताक्षर अभियान शामिल है इसमें। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे कि लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। मतलब जो चीज़ उनको नहीं पसंद होती है, जिसके अगेंस्ट उन्हें कुछ करना है, तो उसके लिए वो ये तरीके अपना सकते हैं। विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? सरकार की इसमें बहुत ज़रूरत होती है। सरकार, खासकर पुलिस, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसा ना बढ़े। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके।
तो यहाँ पर ये हो गया, पुलिस का रोल हो गया। सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी के साथ एक तरीके से सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। सबसे पहले तो कि भेदभाव ना हो किसी के आगे, जैसे कि हमने उसमें भी देखा था कि लोकतांत्रिक सरकार में तो लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। तो इसका आंसर भी हमें यहीं पर मिल सकता है कि सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरतों को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अभी भी बराबर नहीं माने जाते हैं। जैसे कि हमारे इन्होंने यहाँ पर लड़के और लड़कियों का एग्जाम्पल दिया है और लड़कियों के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चला रही है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। अब नेक्स्ट आता है कि पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाएं। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें भागीदारी आ जाता है कि प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं, या वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों को भाग लेने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी को निभा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या तत्व होते हैं और हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टोरी पढ़ी दक्षिण अफ्रीका की एक लड़की की, माया की, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ बहुत ही रंग भेद के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता था। उनकी अस्पताल अलग होते थे, रेलगाड़ियाँ, बस, ट्रेन, ज़मीन, गाड़ियाँ, वोट देने का अधिकार नहीं था, ये सारे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उसके बाद गवर्नमेंट के क्या क्या इसमें भागीदारी के तरीके से होते थे, जिसमें आप भाग ले सकते हो। और भाग ले, इसमें मैंने फार्मर्स बिल का भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते थे। और बहुत जगह पर आज भी समानता और न्याय की ज़रूरतों को पहचानती है गवर्नमेंट और उसके लिए बहुत सारे काम भी कर रही है। चलिए, होप सो ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू।